Assalamu alaikum class. Today our next topic is of unit number 7 bioenergetics. Topic name as ATP, and ATP is known as the cell energy currency. द मेजर एनर्जी करेंसी आपने इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी किया था एनर्जेटिक्स के बारे में कि इस चैप्टर में हमने एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है और उसके लिए आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एटीपी। एटीपी जो है ये सेल एनर्जी करेंसी होती है। मीन सेल जो है एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज या कंज्यूम या स्टोर करता है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज़ अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है ये फुल एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट, and it is a nucleotide. It is the main energy source for majority of the cellular function like synthesis of macromolecule, DNA, RNA and protein. Macromolecule हम कहते हैं ऐसे तमाम molecule जिनका molecular weight जो है वो ज़्यादा होता है और इसमें आपके पास larger molecule आते हैं DNA, deoxyribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid and protein. These macromolecules are basically synthesized with the help of energy, and this energy is known as adenosine triphosphate, that is ATP, and it is a nucleotide. मूवमेंट ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। मूवमेंट मीन आप किसी भी किस्म की जो हरकत करते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, आपके सेल के अंदर डिफरेंट मटेरियल की मूवमेंट होती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एक जो आपके सेंसरी नर्व्स हैं वो आपके दिमाग तक या स्पाइनल कोर्ड तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, उसकी ट्रांसमिशन में भी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ की जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में जो है स्टडी कर चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा था कि लार्जर मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन से एंटर नहीं हो सकते तो उन्हें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद प्रोटीन है जिसे आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं वो उन्हें पास करने में हेल्प करती है और उसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एक्सोसाइटोसिस में था कि जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं सेल के से उन्हें अगर बाहर निकालना है तो उन्हें डिफरेंट वेजिकल्स की फॉर्म में जो है वो बाहर निकाला जाता है। इस तरह एंडोसाइटोसिस अगर सेल को लार्जर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है और वो मॉलिक्यूल बाहर सेल के आउटर इन्वायरमेंट में है तो उसे अंदर सेंड करने के लिए हम एंडोसाइटोसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके वो डेफिनेशन थी जो कि यूनिट नंबर 4 में आप पहले स्टडी कर चुके हैं। द एबिलिटी ऑफ एटीपी इज़ टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज़ ड्यू टू इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। अब एटीपी की अंदर एनर्जी को स्टोर और रिलीज़ करने की जो सलाहियत है उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो आपको नीचे एक डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम इसे देखें तो इसमें 5 कार्बन शुगर होती है जिसे राइबोज कहते हैं। 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। इसके एक कार्बन एटम के साथ 3 फॉस्फेट आयनिक जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैच होती है। इसके साथ आई लिखा जाता है, PI लिखा जाता है क्योंकि इट इज़ एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साथ में 3, क्योंकि यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट की बात हुई तो 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं और साथ में एक न्यूक्लियोटाइड अटैच है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है और वो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आपके पास कौन सी है, एडेनिन। आपने अगर आपको याद हो तो हमने DNA के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा था, एडनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गवानीन। एडनिन जो है इट इज़ ऑल्सो अटैच विद दी ATP। एडिनोसिन में अगर हम देखें तो एडिनोसिन इक्वल होता है राइबोज शुगर विद एडेनिन। एडेनिन एंड राइबोज शुगर कंबाइन टुगेदर एंड मेक एडिनोसिन। अगर आप इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करें तो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करने से इसका नाम चेंज हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर और इसे आप AMP भी कहते हैं। अगर इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएं तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट ADP, और अगर इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएं तो इट्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP। ATP was discovered in 1929 by Carol Lohmann। 1929 में जो ATP की टर्मिनोलॉजी है मीन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट था डिस्कवर किया था कैरल लोमैन ने एंड वाज प्रपोज टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल बाय द नोबेल प्राइज़ विनर, और इसी की बुनियाद पर इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फ्रिट्ज लिपमैन इन 1941।
ATP जो है ये प्ले करती है सेंट्रल रोल एज एनर्जी करेंसी इन ऑल ऑर्गेनिज्म. इट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ. तो ATP जो है ये एनर्जी करेंसी कहलाती है क्योंकि ये सेल के मुख्तलिफ केमिकल रिएक्टिविटीज़ को, सेल के मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को रन करने के लिए एनर्जी सप्लाई करती है और एनर्जी को स्टोर भी करती है. ये न्यूक्लियोटाइड है जो कि राइबोस शुगर पे, नाइट्रोजनस बेस पे और फॉस्फेट पे डिपेंड करता है. उसके बाद अगर हम देखें आपके नेक्स्ट पेज नंबर 120 पे, द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट इज इंडिकेटेड बाय द टिल्ड. इसमें आपने देखा कि हमने एक टिल्टेड लाइन से जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया है एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड. दिस एनर्जी The energy in this bond is released as it break and ionic phosphate Pi get separated from ATP. अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ें और मतलब ATP में से एक फॉस्फेट ग्रुप को डिटैच करें, सेपरेट करें, तो वो फॉस्फेट ग्रुप आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहलाता है. और आपका जो है एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ करने पे आपकी जो ATP है वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करती है, 7.3 किलो कैलोरीज. और किलो की वैल्यू आपको पता है कि 1 किलो इज़ इक्वल टू 1000 और यहाँ पे 7.3 किलो कैलोरीज है. तो वैल्यू को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर होगा 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ ATP. मीन एक मोल ऑफ ATP जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ करता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ करने से वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है. In common energy reaction, only the outermost of the two high energy bond break. When this happen, ATP become ADP. अगर एक इसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ किया जाए तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, जिसे आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहेंगे. और अगर आप एक और फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट करें तो ADP जो है वो फर्दर ब्रोकन डाउन होकर चेंज हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में. और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जब ADP चेंज होगा तो ये भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ करेगा. सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP बाय रिकम्बाइनिंग इट विथ फॉस्फेट टू फॉर्म ATP. अब सेल क्या करता है कि ADP के साथ फॉस्फेट को दोबारा रिकम्बाइन करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है ATP में. द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक phosphate require the expenditure of 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मोल. जिस तरह ATP के एक मोलिक्यूल से फॉस्फेट को रिमूव करें तो 7.3 किलो कैलोरीज रिलीज़ की जाती है, इसी तरह अगर आप ADP में एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करके उसे ATP में कन्वर्ट करें तो आपको 7.3 किलो कैलोरीज उसे सप्लाई करना पड़ेगी. दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टेप. और ये एनर्जी आप कहाँ से लेते हैं, जब आप खुराक को डाइजेस्ट करते हैं या उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं. सो वी कैन समराइज दैट ATP इज़ जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इज़ ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. मेन ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है जनरेट, वी कैन समराइज दैट ATP इज़ जनरेटेड. ATP जनरेट की जाती है बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में एंड इज़ ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. इन दिस वे ATP ट्रांसफ़र एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन. और इसी तरह ये ATP जो है वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन से दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन में ट्रांसफ़र की जाती है. नेक्स्ट आप में का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो है इज़ बेसिकली अ प्रोसेस. फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू मेक बनाना. मीन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट या प्रोड्यूसर या आप फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है. तो ग्लूकोज का बनना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस ग्लूकोज के साथ साथ जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ की जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट. फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक मीन स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ लार्जर मॉलिक्यूल. इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम. और ये बायोएनर्जेटिक्स का इम्पोर्टेंट सिस्टम है.
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड ऑन इट। ये बायोकेमिकल पाथवे जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसमें से ये इम्पोर्टेंट जो है वो रिएक्शन है, और ये तमाम जितनी भी आपकी लाइफ है, मतलब बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनकी ज़िंदगी इन पर डिपेंड करती है। इट कंप्राइजेज मैनी coordinated biochemical reaction that occur in plant. Some protist, algae and some bacteria. A simple general equation for photosynthesis is as follow। अब उन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है ये तमाम प्लांट्स में होती है, कुछ प्रोटिस्टा में होती है जिसमें एल्जी आ जाता है। एल्जी वो होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और कुछ बैक्टीरिया की साइनोबैक्टीरिया जिन्हें आप कहते हैं जिनके पास क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी सिंपल जनरल इक्वेशन देखें तो आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल हैं, प्लस लाइट एनर्जी मीन सन लाइट है, ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? प्लांट के लीव्स में होता है। ये कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनी वो एज अ बाय प्रोडक्ट थी इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के। अब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से लेगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो दो मेन कंपोनेंट हैं वो आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट है मैकेनिज्म फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटीरियल। अब प्लांट ने क्या करना है? ज़मीन में से वाटर लेना है और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। इसके लिए प्लांट के पास जो है वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है वो मौजूद होता है। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्जॉर्ब बाय रूट एंड रूट हेड थ्रू ऑस्मोसिस। अब प्लांट क्या करेगा कि ये वाटर को अब्जॉर्ब करेगा रूट से और यहाँ रूट हेड के थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी आपने स्टडी किया था कि सोल्यूट लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू द लीव थ्रू जाइलम वेसल, और ये वाटर जो है वो जाइलम वेसल के थ्रू, क्योंकि वस्कुलर सिस्टम जो प्लांट में मौजूद होता है, वस्कुलर सिस्टम दो टिश्यूज़ का कॉम्बिनेशन है, जाइलम एंड फ्लोएम का। जाइलम जो है वो प्लांट के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस तरह जो वाटर रूट से अब्जॉर्ब किया जाता है वो वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू या जाइलम ट्रैकेट्स के थ्रू जो है वो लीव्स या एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाया जाता है। द एयर दैट एंटर लीव थ्रू टाइनी पोर। अब आपको पता है कि लीव्स की लोअर एपिडर्मिस पे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और उन स्मॉल स्कोपिक ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। एयर जो है वो उन स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है सेल में, और मीजोफिल सेल के एयर स्पेसेस होती हैं जहाँ पे एयर कलेक्ट हो जाती है। द एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है एयर मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, और तकरीबन कितनी मकदार है? 0.03% है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो आप लीव्स के अंदर लेके जाते हैं, इसके बाद आपके मीजोफिल सेल में चली जाती है, और मीजोफिल सेल में वाटर भी मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में आपके पास ग्लूकोज बनती है। तो स्टोमेटा का अगर देखें तो कवर ओनली 1 and 2% ऑफ द लीव सरफेस, बट दीज अलाउ मच हेयर टू पास थ्रू दैम। अगर स्टोमेटा की बात करें जो कि स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ये सिर्फ प्लांट के 1 या 2% हिस्से पे लीव सरफेस पर मौजूद होती हैं, लेकिन मोस्टली जो एयर है वो इन पोर्स के थ्रू प्लांट बॉडी में एंटर होती है। यहाँ पे ऑस्मोसिस भी मैंने पहले वैसे बता दिया, लेकिन दोबारा देख लें कि ऑस्मोसिस एक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड वन थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो आज के टॉपिक में आपने किया ATP एंड फोटोसिंथेसिस एंड इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो लेक्चर है आपने अच्छे से प्रिपेयर करना। शुक्रिया।